जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का 10वां पाठ अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। अपूर्व अनुभव ये एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख। संस्मरण होता है कि कोई महत्वपूर्ण घटना उसका उल्लेख करना। तो पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूंगी। इसकी लेखिका हैं, इस पाठ के लेखक तेत्सुको कोर्योनागी जी हैं। तेत्सुको कोर्योनागी इसकी लेखक हैं और ये कहानी तेत्सुको कोर्योनागी के बचपन की ही एक कहानी है। बचपन में उनका नाम तोत्तो-चान था। ठीक है, बचपन का नाम उनका तोत्तो-चान था। तो वो अपने बचपन की ही कहानी के बारे में उन्होंने ये एक किताब लिखी है। उसी में से कुछ अंश उस किताब का लिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि ये एक बहुत अनोखा स्कूल था जो ट्रेन के डिब्बों में 9 ट्रेन के डिब्बे थे, उसमें चलाया गया था ये स्कूल। और इस स्कूल जो ये ट्रेन के डिब्बे में चलाया गया था, इसका नाम था टोमो प्राथमिक विद्यालय। टोमो प्राथमिक विद्यालय के नाम से ये स्कूल था। और इसके जो अध्यापक थे वो कोबोयाशी थे। तेत्सुको कोबोयाशी इसके अध्यापक थे। ठीक है, उन्होंने ये स्कूल बनाया था। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, जिससे ये स्कूल भी नष्ट हो गया था। लेकिन उस समय की जो ये तेत्सुको कोर्योनागी हैं, ये बचपन में इस स्कूल में पढ़ी थी और उन्होंने इस स्कूल के बारे में लिखा है। तो उसमें क्या बताते थे कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़कर शिक्षा दी जाती थी। और बच्चों, इस कहानी में है कि एक पेड़ है, सब बच्चों का अपना एक पेड़ है और उस पे बच्चे कभी भी चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। तो उस पेड़ पर चढ़ने के बारे में एक कहानी, एक संस्मरण कवित्री ने किया है, तेत्सुको कोर्योनागी जी ने इसमें बताया है। तो इस कहानी में हम आपको बताते हैं कि ये जापानी कहानी है और जापान की ये लेखिका हैं। और ये जो कहानी किताब है ये 30 भाषाओं 30 देशों में छपी है। 30 देशों ने इसको अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग छापा है। तो ये बहुत फेमस किताब है, आप इसको YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया कि सभागार में एक शिविर लगा था और उसके 2 दिन बाद तोत्तो-चान को क्या हुआ कि एक साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। यासुकी-चान उसी के साथ पढ़ता था और वो थोड़ा सा उससे बड़ा था, लेकिन क्या था, उसे यासुकी-चान को पोलियो था। तो अभी आगे बताया जाएगा कि इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोत्तो-चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी-चान के। ठीक है ना, तोत्तो-चान और यासुकी-चान के माता पिता को इस बात का पता नहीं था कि ये दोनों मिलेंगे। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया, क्योंकि उस समय पर क्या होता था कि बच्चों के अपने अपने पेड़ होते थे। बाहर जहाँ रेल के डिब्बे थे, स्कूल बना हुआ था, उसके बाहर प्राकृतिक छटा थी, पूरा हरा भरा मैदान और बड़े बड़े पेड़ होते थे वहाँ पर। और वो पेड़ जो है बच्चे अपनी संपत्ति मानते थे और किसी भी पेड़ को अपना बना लेते थे कि ये मेरा पेड़ है, और उस पेड़ पे कभी भी चढ़ सकते थे और उतर सकते थे। तो तोत्तो-चान ने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। ठीक है, आगे कह रहे हैं, तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए उस स्कूल का नाम था। ठीक है ना, तोमोए करके, तोमोए प्राथमिक विद्यालय उस स्कूल का नाम था। तो तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। ठीक है, तोत्तो-चान का जो पेड़ था वो कहाँ था, मैदान के बाहर
वाले हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली एक सड़क थी जापान में, उसके पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल कर जाते, उस पर अगर चढ़ने जाओ तो पैर फिसलते थे उस पेड़ पर चढ़ने पर। ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था कि अगर ठीक से चढ़ें, फिसल मतलब वो फिसलन होती थी उस पर पेड़ पे, तो बड़ी मुश्किल से चढ़ा जाता था। और अगर ठीक से चढ़ा जाए तो वो एक द्विशाखा थी बीच में, मैंने द्विशाखा का अर्थ होता है कि 2 शाखाएं, द्वि मतलब 2 और शाखा मतलब डाली, ठीक है ना। 2 शाखाएं थी उसमें, 2 डालियां थी, उस पर जाकर वो चढ़ सकती थी, पहुंच पाती थी तब तक। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी, यह झूले जैसी आरामदेह जगह थी, क्योंकि 2 शाखाएं मिल रही थी तो वहाँ पर जाकर बैठते थे तो ऐसा लगता था कि झूला झूल रहे हैं। तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी, है ना। तो चान क्या इंटरवल में और छुट्टी के बाद उस पेड़ पर चढ़ी हुई मिलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी, ठीक है ना, कि उस पेड़ पर उस द्विशाखा पर बैठकर वो आने जाने वाले लोगों को देखा करती थी। आगे कह रहे हैं, बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। अगर किसी दूसरे बच्चे के पेड़ पर चढ़ना है तो बच्चे शिष्टता से, माने बहुत आदर से पूछते थे। क्या पूछते थे कि माफ़ कीजिएगा क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसे करके बच्चे पूछते थे, तो तब उस पेड़ पर चढ़ पाते थे। आगे, यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था कि तोतो चान ने उसे, यासुकी चान को, अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया था। आमंत्रित किया था मतलब न्योता दिया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते, है ना, कि उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई कि मैं यासुकी चान को भी अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए ले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था और अगर बड़ों को ये बात पता चलती तो वो लोग डांटते उन्हें। तो घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चूफ जा रही है, चूँकि वह झूठ बोल के, वो कह रही थी कि जापान में ही एक जगह है जहाँ पर यासुकी चान का घर था, डेनेनचोफ जगह थी, वहाँ पर यासुकी चान का घर था और वो अपनी माँ से झूठ बोल कर गई कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, कि माँ से आंखें मिलाकर बात नहीं की कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। अपने जूते पहन रही थी वो और उसके फीते बांध रही थी, और बांधते बांधते ही उसने माँ से कहा कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ। उसने माँ से नज़रें नहीं मिलाई। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। रॉकी तोतो चान का एक कुत्ता था, वो उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गया, क्योंकि ट्रेन से वो जाती थी उस स्कूल में पढ़ने के लिए। तो वो स्टेशन तक आया उसे छोड़ने, और उसने उस कुत्ते को, उस डॉगी को अपनी बता दिया कि मैं यासुकी चान से मिलने के लिए जा रही हूँ। उससे सच बताए बिना रहा नहीं गया कि किसी को तो बता दूँ। फिर आगे क्या हुआ, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। उसने रॉकी को बताया कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। तब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल का एक पास होता था उस टाइम पे, तो गले में पहना हुआ था उसने ट्रेन का पास, क्योंकि वो ट्रेन से रोज़ आती जाती थी स्कूल, तो इसलिए ट्रेन का एक पास बनवाया हुआ था उसने और वो गले में पहना हुआ था। तो जब वो ट्रेन रेल से उतरी तो वो पास जो है हवा में क्या कर रहा था, उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला।
यासुकी चान उसका वहीं पहले से ही इंतज़ार कर रहा था मैदान में जहाँ उसका पेड़ था, तो वो उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। आगे देखो ये यासुकी चान है। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था और तब गर्मियों की छुट्टियां हो रही थी, इसलिए सब जगह सुनसान पड़ा हुआ था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान तोतो चान से 1 वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, लेकिन तोतो चान को वो काफ़ी बड़ा लगता। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसका एक हाथ में पोलियो था और एक पैर में पोलियो था, तो वो पैर को घसीटता हुआ तोतो चान की तरफ बढ़ा। खुशी के मारे उसे देखकर उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, और उसने अपने पैर को दोनों हाथों से पकड़कर घसीटता हुआ चल रहा था आगे। तोतो चान उत्तेजित थी, उत्तेजित मतलब के उत्साहित थी। तोतो चान दोनों ही उत्साहित थे उस पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था, कि आज वो कुछ ऐसा करने वाले थे, किसी को भी इस बात का पता नहीं था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। अब दोनों हंसने लगे। जब एक मिले दोनों आपस में, तो दोनों क्या हुआ, दोनों हंसने लगे। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे ये कह रहे हैं, तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जो स्कूल का चौकीदार था उसका एक छप्पर था वहाँ पर ही, तो उस छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। ठीक है ना, एक सीढ़ी वो चौकीदार के छप्पर में से घसीट कर लाई तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए, और उसने उस सीढ़ी को तने से लगा दिया, पेड़ के तने से लगा दिया, जिससे कि वो द्विशाखा जो जहाँ पर थी, जैसा झूला सा लगता था वहाँ पर जाकर, तो वहाँ तक के यासुकी चान को वो चढ़ा सके। फिर क्या हुआ, तने के सहारे लगाया द्विशाखा पर, कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। और फिर वह क्या हुआ कि वो एक कुर्सी लाई, कुर्सी पर चढ़ी और उस सीढ़ी को उसने किनारे से पकड़ लिया, जिससे कि वो यासुकी चान उस पर चढ़ सके। फिर तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। जब उसने सीढ़ी को पकड़ लिया तब यासुकी चान को पुकारा कि अब ठीक है, अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया, कि उसके हाथ और पैर इतने कमज़ोर थे, पतले पतले थे पोलियो के कारण, तो वो उस पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी मतलब पीछे से उसको ऊपर की तरफ धक्का देने लगी। धकियाना मतलब धक्का देना। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। तोतो चान भी बहुत छोटी थी उस समय, वो 4 या 5 साल की रही होगी। तोतो चान जो ये लेखिका हैं तोतो चान, वो 4 या 5 साल की रही होगी उस समय, तब की ये कहानी उन्होंने लिखी है। तो यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, कि वो उसे धकेल रही है लेकिन फिर भी वो चढ़ नहीं पा रहा था। और फिर क्या हुआ, यासुकी चान मतलब पीछे हट गया और निराश होकर वो पीछे हट गया और अपना सिर झुका लिया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, है ना, कि उसे तोतो चान को लगा कि ये काम आसान नहीं है, मैं इसे पेड़ पर नहीं चढ़ा पाऊँगी, तो कि अब क्या करे, अब आगे क्या करे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वो दिल से चाहती थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े, कि तोतो चान उसे
हंसाने के लिए, क्योंकि वो उदास हो गया था कि चढ़ नहीं पा रहा पहली सीढ़ी भी। तो चांद ने उसको उसकी निराशा को दूर किया और तरह तरह के अपने चेहरे को फुलाकर, कभी कुछ करके चेहरे बना कर तरह तरह के उसे हंसाने की कोशिश करने लगी। फिर बोली, ठहरो, एक बात सूझी है। उसे फिर एक बात और सूझी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वो फिर से चौकीदार के कमरे में गई और वहाँ पर उसे एक 3 तिपाही सीढ़ी, मतलब 3 टांगों वाली सीढ़ी मिली। उसमें उसको थामना भी ज़रूरी नहीं था, मतलब उसको पकड़ना भी ज़रूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि उस भारी सी 3 पैरों वाली सीढ़ी को वो खींच कर ले आई और फिर अपनी ही शक्ति पर हैरान थी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। ठीक है ना, तिपाही जो सीढ़ी थी वो कहाँ तक? द्विशाखा, जहाँ झूले जैसा बना हुआ था, 2 शाखाएं निकली हुई थी, वहाँ तक वो पहुँच रही थी। वो फिर क्या हुआ कि अब क्या बोली, देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। जैसे बड़ी बहन डांट कर कहती है, इस तरह से उसने आवाज़ में कहा कि अब डरना मत, यह डगमगाएगी नहीं, कि ये अब हिलेगी नहीं। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तत्तो चांद की ओर देखा, क्योंकि अब छोटी सी बच्ची है और 3 पैर वाली सीढ़ी को खींच कर लाई, थक गई थी कि वो और पूरे पसीने में हो रही थी क्योंकि गर्मियों के दिन थे। तो यासुकी चांद ने घबराकर 3 पैरों वाली सीढ़ी को और पसीने में लथपथ तत्तो चांद को देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। फिर वो पहली सीढ़ी पर चढ़ गया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर चढ़ने में लगा। फिर वो यासुकी चांद धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता गया। ठीक है, आगे क्या हुआ? सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। सूरज की जो धूप थी वो उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था कि यासुकी चांद को पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ाए। वो इसमें ही उन दोनों का ध्यान था। सूरज की गर्मी का उन्हें ध्यान, कि धूप उनके ऊपर पड़ रही है, उसका ध्यान उन्हें नहीं था। तो चांद नीचे से उसका एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उसका पैर नीचे से पकड़ कर ऊपर रख रही थी, सीढ़ी पर धरने मतलब रखना, धरने में मदद कर रही थी। उसने अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, है ना, पीछे से थी वो उसके, और उसका पैर भी वो ऊपर रख रही थी और अपने सिर से उसके पिछले हिस्से को ऊपर धकेलने में मदद कर रही थी। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। अब बिल्कुल ऊपर वाली सीढ़ी पे दोनों यासुकी चांद पहुंच गया, पूरी शक्ति के साथ वहाँ पहुंच गया। अब क्या हुआ? हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही, क्योंकि आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गए, लेकिन वहाँ से ऊपर कूदकर उस शाखा पर बैठना था। ठीक है ना, तो वो तो चांद तो बैठ गई, लेकिन यासुकी चांद को वो नहीं बैठा पाई, उसकी कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर तकने लगा। अब वो सीढ़ी पे खड़ा है और उसको ही पकड़े हुए उस तो चांद की तरफ देखने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। तो चांद को रोना आ रहा था कि इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी मैं इसे पेड़ पर नहीं चढ़ा पाई। तो उसे रोना आने लगा, रुलाई छूटने को हुई, मतलब कि वो रो दे। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई चीज़ें दिखाए। उसने यह सोचा था कि उसे आमंत्रित करके उसे वहाँ पेड़ पर चढ़ाकर और नई चीज़ें दिखाएगी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। वो रोई नहीं, यासुकी चांद भी रो देता अगर उसे देखता तो। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचका और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके
खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोत्तो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से वो मतलब इमेजिनेशन करिए। देखिए अब ये पिक्चर देखिए आपने, जैसे ये देखो ये पेड़ पर चढ़ा रही है ना, ये शाखा है और शाखा पर इसने यहाँ से पीछे से ऊपर तक चढ़ा दिया है। वहाँ से तो वो ऊपर चढ़कर बैठ गई तोत्तो-चान, लेकिन यासुगी-चान नहीं चढ़ पाया, बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे ही था। अब क्या है कि वो क्या कह रही है कि तुम लेट जाओ, वो रोई नहीं। अब उसने क्या हुआ, कह रही है कि उसने पोलियो से भरा हुआ उसका हाथ थामा और कहा कि अब तुम उल्टा होकर लेट जाओ, मैं तुम्हें ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो-चान द्वारा यासुगी-चान को पेड़, अब जब द्विशाखा पर खड़ी थी तोत्तो-चान और यासुगी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख पड़ता, है ना। कि अगर उस समय उन दोनों को इस तरह से पेड़ पर उसे मतलब क्योंकि पोलियो था, अगर गिर जाते दोनों तो बहुत चोट लगती है दोनों को, शायद बचते भी नहीं दोनों। तो अगर कोई बड़ा देख लेता तो डर के मारे चीख पड़ता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुगी-चान को तोत्तो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुगी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुगी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। बीच बीच में क्या हो रहा था कि धूप जो है कम हो जा रही थी, बादल का एक टुकड़ा आ जा रहा था सूरज के ऊपर, तो वो छाया हो जा रही थी, तो उन्हें धूप से बचा रहा था एक बादल का टुकड़ा। फिर क्या हुआ कि काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। ठीक है, अब वो उसने खींच लिया, उसे खींच कर उस शाखा पर बैठा लिया। अब काफ़ी समय के बाद दोनों शाखा पर थे, द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोत्तो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, क्योंकि ये सम्मान से पेड़ पर आमंत्रित करते थे ना कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है, और वो भी ये कहता कि मुझे आना है तुम्हारे पेड़ पर, क्या मैं आ सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से अब पहले उसने अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, खूब पसीना आ रहा था, और अपने चेहरे पे से बालों को हटाकर फिर सम्मान से सिर झुकाकर उसने कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ठीक है ना। यासुगी-चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर उसने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि ये पेड़ पर चढ़ने के लिए उन्हें कहना ही पड़ता था। उस दिन यासुगी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुगी-चान ने खुश होते हुए कहा कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वो बहुत खुश था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। दोनों, यासुगी-चान और तोत्तो-चान दोनों पेड़ पर बैठे गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न, कि उस समय टेलीविज़न के बारे में भी कोई नहीं जानता था। सबसे पहले जापान में इन दो बच्चों ने ही आपस में बातें करके ये पता किया कि टेलीविज़न भी कोई चीज़ होती है। तो ये यासुगी-चान कह रहा है कि मेरी बड़ी बहन अमेरिका में रहती है और उसने एक चीज़ के बारे में बताया है कि वो चीज़ है टेलीविज़न। यासुगी-चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। ठीक है ना। तो यासुगी-चान जब वो बता रहा है तो वो कह रही है कि हाँ, जब ये आ जाएगा तो हम दोनों घर में बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। कुश्ती होती थी जापान में, होती है अभी भी, तो वो कुश्ती हम देख सकेंगे, घर बैठे बैठे ही देख सकेंगे। वो कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है, ये डिब्बे जैसा एक टेलीविज़न डिब्बे के आकार का होता है। तोत्तो-चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुगी-चान के लिए जो कभी कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों कि वो ये बात समझ नहीं पा रही थी कि
उस डिब्बे से में कैसे वो देख पाएगा कि घर बैठे वो कैसे उस डिब्बे सी चीज़ में देख पाएगा। चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे, वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी। वह तो यह ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा, कि वो टेलीविज़न डिब्बा ही है छोटा सा, उसके अंदर सूमो पहलवान तो बहुत बड़ा होता है, वो उस डिब्बे में कैसे आ जाएगा। उसका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, दोनों पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। पहला और अंतिम मौका क्यों था? क्योंकि उस छोटी सी बच्ची ने बहुत मेहनत करके उसे पेड़ पर चढ़ाया था, और कोई भी बड़ा अगर होता तो उसे पेड़ पर नहीं चढ़ने देता, कि गिरने का डर था और कुछ भी हो सकता था। इसलिए वो जो है पेड़ पर चढ़कर बहुत खुश था। ये तेत्सुको कोरोनागी द्वारा रचित एक संस्मरण है, और इसका हिंदी जो अनुवाद है वो पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा जी ने किया है। ये जो हिंदी अनुवाद हमारी पुस्तक में है, ये वसंत में, ये पूर्वा याज्ञिक एक कुशवाहा जी हैं, उन्होंने ये हिंदी में इसका उच्चारण किया है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।